Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about a blighted ovum or an embryonic pregnancy. So these two words are synonymous word. Blighted ovum का भी meaning same होता है and an embryonic pregnancy का meaning भी सेम होता है. सो इसे वर्ड के रिलेटेड अगर हम समझे तो ऐसी प्रेगनेंसी कि जिसमें एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता. प्रेगनेंसी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक योक सैक फॉर्मेशन, देन इम्प्लांटेशन, देन फर्दर प्लेसेंटल फॉर्मेशन. तो ये सभी फॉर्मेशन जो है वो होते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता. So we'll see in detail. So a blighted ovum is evidenced by loss of definition of gestational sac. So definition of gestational sac means जो gestational sac जिसे हम कहते हैं, जिसमें कितने कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए, वो यहाँ पे blighted ovum में नहीं होते हैं. So smaller mean gestational sac diameter. So gestational sac का जो diameter है वो स्मॉल होता है कंपेयर टू मीन. जो एवरेज डायमीटर जो डिसाइडेड होता है उसके कंपेयर ब्लाइटेड ओवम में स्मॉल होता है. देन एब्सेंट फीटल इकोस. सो फीटल जो इकोस यानी कि जो फीटस का जो शेडो जो दिखाई देता है वो यहाँ पे सोनोग्राफी में दिखाई नहीं देता है. एंड एब्सेंट फीटल कार्डियक मूवमेंट. सो फीटल कार्डियक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जो इनिशियल हम सोनोग्राफी करवाते हैं उसमें मेन दो फोकस रहते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो इंट्रायूटेराइन है या नहीं, एज वेल एज उसमें कार्डियक एक्टिविटी आई है या नहीं. तो यहाँ पे दिस इज अ ब्लर इमेज ऑफ सोनोग्राफी. यहाँ स्लाइटली आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि व्हाइटिश कलर का जो पैच है राउंड, दिस इज योक सैक जहाँ पे, और जेस्टेशनल सैक जहाँ पे एम्ब्रियो जो है उसका कोई शेडो दिखाई नहीं दे रहा है. यानी कि जेस्टेशनल सैक तो है यूट्रस के अंदर, प्रेगनेंसी भी है, लेकिन उसमें एम्ब्रियो जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है. और अदर टर्म में अगर हम देखें तो ब्लाइटेड ओवम रेफर्स टू अ टाइप ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस वेयर द फर्टिलाइज्ड एग implants in the uterus but does not develop into an embryo. So generally क्या होता है ऐसे केसेस में, पेशेंट को 1.5 मंथ या 2 मंथ में ही पर वजेनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और अबॉर्शन हो जाता है, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट तो होता है यूट्रस में, लेकिन उसमें फर्दर जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो नहीं हो पाता है. सो कॉजेस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल कॉजेस है जिसमें ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, then hormonal imbalances. So pregnancy hormones are very very important for growth and development of embryo. जो नहीं मिलने की वजह से भी ये blighted ovum की condition develop हो सकती है. then maternal age. So advanced maternal age के साथ साथ भी इसके chances बढ़ते हैं क्योंकि उसमें chromosomal abnormality and hormonal imbalances के cases ज्यादा होते हैं. Unhealthy lifestyle choices such as smoking or alcohol consumption. So once again the smoking and alcohol consumption जो है वो blood circulation towards the uterus और ovaries और जो ovum formation है उसमें जो क्रोमोसोम प्रॉपरली बनने चाहिए वहां तक उसकी इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलती है. ओवरऑल न्यूट्रिशन, ओवरऑल ब्लड क्वालिटी ही ठीक नहीं होगी तो ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो ये मेटाबॉलिज्म्स हो रही है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम भी आ सकते हैं. Others factor that could increase the risk of an embryonic pregnancy like pre-existing medical conditions such as diabetes, thyroid disease or autoimmune disorder. So these are metabolic conditions which alters the other physiological functions in the body. So उसमें एक reproductive physiological function भी involve होता है जहाँ पे folliculogenesis, then ovulation, then ovum formation. अगर conception हो जाता है तो फिर उस particular conceptus का growth and development. तो ये सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे ये सारे मेटाबॉलिक डिसीजेस के इम्पैक्ट आ सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एम्ब्रियो ग्रो नहीं हो पाता है एंड ब्लाइटेड ओवम और एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी में वो कन्वर्ट हो जाता है. In some cases, an embryonic pregnancy can also be caused by structural problem within the uterus
और एबनॉर्मलिटीज इन द इम्प्लांटेशन प्रोसेस। सो फॉर एग्जांपल, मान लो किसी को यूटेराइन फाइब्रॉइड है और उस पर्टिकुलर फाइब्रॉइड पे ही इम्प्लांटेशन हुआ है। सो दिस इज बट ऑब्वियस कि फाइब्रॉइड साइड से उसे प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा। अगर किसी को यूटेराइन सेप्टम है और सेप्टम पे ही इम्प्लांटेशन हुआ है, सो अगेन दिस इज द सेम थिंग कि यूटेराइन सेप्टम से कंसेप्चुअस को क्या नरिशमेंट मिलेगा जिसकी वजह से उसका प्रॉपर ग्रोथ हो पाए। सो again these abnormalities are also responsible for the development of blighted ovum or embryonic pregnancies. So the diagnosis के अगर बारे में अगर हम बात करें, so this is very simple. आजकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज अ प्रोफाइलेक्सिस और एज अ रूटीन अर्ली स्कैन करवाया जाता है, जो 6th वीक पे या 8th वीक पे होता है। उस दौरान ही ड्यूरिंग दिस सोनोग्राफी पता चल जाता है। अगर इससे नहीं पता चलता तो दूसरे भी मेथड्स है, जैसे कि पेशेंट को इससे पहले ही अगर ब्लाइटेड ओवम की वजह से अबॉर्शन स्टार्ट हो गया है तो अबॉर्शन के साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सो लेट अस सी दिस इन डिटेल। सो यूजुअली इसका जो डायग्नोसिस है वो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन में ही होता है। सो हियर द जेस्टेशनल सैक जो है वो विजिबल है ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड, बट उसमें से एम्ब्रियो जो है वो विजिबल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दिस मे इंडिकेट दैट द प्रेगनेंसी इज नॉट डेवलपिंग एज इट शुड एंड दैट एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी हैज अकर। सो जिस तरीके से प्रेगनेंसी होनी चाहिए, जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए, वैसा नहीं दिखाई पड़ता सोनोग्राफी में, और एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी जो है वो डेवलप हो गई है, वैसे आप डायग्नोज कर सकते हो। In some cases, a woman may also experience some symptoms such as vaginal bleeding, cramping, or decrease in pregnancy symptoms, which could indicate an embryonic pregnancy. जो early abortions होते हैं for within first 2 months of pregnancy, जिसमें सोनोग्राफी से पहले ही पेशेंट को अबॉर्शन हो जाते हैं, जिसमें ब्लीडिंग और एज दिस इज अबॉर्शन तो सो यूटेराइन एक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी, मस्कुलर एक्टिविटी, तो क्रैम्पिंग भी रहेगा एंड प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो भी प्रेगनेंसी सिम्टम्स है वो बीटा एचसीजी की वजह से है, बिकॉज ऑफ इम्प्लांटेशन। अब वहां से जब इम्प्लांटेशन ही डिटैच हो जाएगा तो बीटा एचसीजी का लेवल जो है वो सर्कुलेशन में कम हो जाएगा एंड प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो है वो सारे रिड्यूस हो जाएंगे। सो उससे भी आप ये डायग्नोज कर सकते हो कि पर्सन को एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है। However, it is important to note that these symptoms can also occur in healthy pregnancies. So they are not always a reliable indicator of an embryonic pregnancy. यानी कि अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट दिखता है तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्टिव सिम्टम्स के बेस पे आप इसे 100% डायग्नोज नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर पर्सन को एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है, क्योंकि कई बार हेल्दी प्रेगनेंसी में भी ऐसे सिम्टम्स जैसे कि प्लेसेंटल साइन के तौर पे देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये सस्पेक्ट होता है, इफ एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड, एडिशनल टेस्टिंग भी किए जाते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस। सो कौन कौन से एडिशनल टेस्टिंग होते हैं इसमें, तो एक तो सोनोग्राफी विच इज वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड, देन ब्लड टेस्ट टू मेजर दी हार्मोनल लेवल्स लाइक फॉर एग्जांपल बीटा एचसीजी, और जेनेटिक टेस्टिंग टू एवेल्युएट फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। अगर मान लो पेशेंट को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट प्रेगनेंसी को अचीव करने से पहले उनको प्री कंसेप्शनल केयर जो है वो लेना जरूरी बनता है, तो इसलिए इस तरीके से फर्दर टेस्ट जो है वो कराए जाते हैं इन केस ऑफ सस्पेक्टेड एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी और कंफर्म एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इन सम केसेस द प्रेगनेंसी में रिजॉल्व इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरवेंशन, जैसे कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि पेशेंट को डायग्नोज होने से पहले ही अबॉर्शन हो जाता है तो अपने आप ही वो फिर क्लियर हो जाता है। इन अदर केसेस मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन में भी नेसेसरी। सो वन ऑप्शन इज to wait and monitor the pregnancy to see if it resolves independently, a process known as expectant management. So generally एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इतना प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि जैसे ही सोनोग्राफी में पता चलता है कि ब्लाइटेड ओवम है या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है, सो देन वेट एंड वॉच करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट साइकोलॉजिकली इम्पेयर हो जाता है। तो इट्स बेटर कि अर्ली उसे रिमूव करके फिर नेक्स्ट प्लानिंग के लिए हम पेशेंट को टाइम दे सकें।
And this may be an appropriate option for women who are not experiencing. So अगर आपको expectant management करना भी है तो ऐसे cases में आप कर सकते हो जिनको कोई symptoms नहीं है, जिनको कोई medical conditions नहीं है like diabetes, hypothyroidism, hypertension or any other medical condition, and तो जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है ब्लाइटेड ओवम की वो कॉम्प्लिकेट हो सके, तो ऐसे केसेस में आप एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट सोच सकते हो. बट कॉमनली जनरली जैसे पता चलता है ब्लाइटेड ओवम है तो मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया जाता है. सो जैसे ऑप्शन है मेडिकल मैनेजमेंट का जिसमें मेडिकेशंस, एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स व्हिच हेल्प्स बॉडी टू एक्सपेल द प्रेगनेंसी. So this may be an appropriate option for women who are experiencing symptoms such as heavy bleeding or cramping and who prefer to avoid surgery. जिनको सर्जरी नहीं करनी है, बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी है, बिफोर 2 months, that is before 58 completed days, उससे पहले जो है ये मेडिकल दैट इज एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग देके प्रेगनेंसी जो है उसे टर्मिनेट किया जा सकता है. Then surgical management, which is also necessary, such as suction curettage or dilatation and curettage. So this involves removing the contents of the uterus under anesthesia. And this option may be appropriate for women who are experiencing significant symptoms, have underlying medical condition, or prefer a more expanded resolution. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.